2 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। और मुझे आज यहाँ के उतनी ही खुशी हो रही है जितना मैं ये तो नहीं कहूँगा एक एक बच्चे की माँ को होती है, पर ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे एक गायनेकोलॉजिस्ट को हो सकती है, जिसको प्रेगनेंसी के दौरान कंसल्ट किया गया हो, जो डिलीवरी के वक्त शामिल रही हो, और जब वो बच्चे बड़े होकर सामने आते हैं तो जिस तरह से एक गायनेकोलॉजिस्ट के दिल में जो एक खुशी होती है, मुझे वैसी ही हो रही है। क्योंकि अमित जी ने जब ये शुरू किया था गाथा, जब इसका उनने प्रस्ताव रखा था, इसके बारे में सोचा था, कंसीव कर रहे थे, तब से मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। जब गाथा का लॉन्च हुआ था तब भी मैं दिल्ली में इसमें गया था, इंडियन कल्चरल सेंटर में, और मैंने हमेशा गाथा को एक अपने ही परिवार का एक बहुत ही होनहार एक पार्ट की तरह से देखा है, और इसलिए मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। इस विश्व में टेक्नोलॉजी जहां बढ़ती गई, वहीं आप देखें तो धीरे धीरे भाषा का पतन होता गया। और जब भाषा का पतन होता है तो साहित्य का भी होता है। और भाषा का पतन इसलिए होता गया कि जो टेक्नोलॉजी है, ये एक कॉमन डिनोमिनेटर पे चलती है, और कॉमन डिनोमिनेटर की जब बात आती है तो सारे नुआंसेस और उसके बीच की जितनी लेयर्स होती हैं वो गायब हो जाती हैं। और जब टेक्नोलॉजी हम पर हावी हुई और भाषा का पतन चालू हुआ, ओके को भी लोग जब के लिखने लगे, हाउ आर यू को HRU लिखने लगे, लव की जगह, प्रेम की जगह एक दिल का आइकॉन भेजने लगे, तो साहित्य सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, इस बात को लेके बुद्धिजीवियों में, चिंतकों में, भाषा के विद्वानों में एक चिंता और आक्रोश दोनों ही देखे गए। आखिर ये साहित्य है क्या? ऐसा क्या है कि साहित्य को लेके, भाषा को लेके लोग इतने चिंतित रहते हैं? मेरे देखते देखते यहां से कई समोसों की दुकानें, आलू बड़ों की दुकानें गायब हो गई, उनकी जगह मैकडॉनल्ड्स बन गए, किसी ने चिंता व्यक्त नहीं करी। मेरे देखते देखते लोकल गन्ने के रस की दुकानें गायब हो गई, उनकी जगह पे कोका कोला बिकने लगा, लोगों ने चिंता व्यक्त नहीं करी। लेकिन भाषा और साहित्य को लेकर हम क्यों इतना परेशान रहते हैं? जरा इसको समझने की आवश्यकता है, तभी हम साहित्य और समाज को समझ पाएंगे। और मैं आपके श्रोताओं से कहना चाहता हूं, मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूं कि नामी गाथा है, भारत की गाथा है, भारत के साहित्य की गाथा है, भारत के लोगों की गाथा है, तो फिर उसको तो थोड़ा हिंदुस्तानी में ही बात करना चाहिए। आखिर ये भाषा है क्या? अगर आप गौर करें तो भाषा के बिना विचार ही नहीं है। अगर समझिए शब्द ही नहीं है, भाषा ही नहीं है, तो आपके पास विचार कैसे आएगा? आप तो मात्र चीजों को देखते रहेंगे, पर आपको तो समझ में नहीं आएगा कि इनमें से सेब कौन सा है। आप सिर्फ इतना समझ पाएंगे, और वो भी आप एक इंस्टिंक्ट के लेवल पे। जैसे एक जानवर नहीं जानता कि केला और एप्पल दो अलग चीजें हैं, उसके लिए वो मात्र खाना है, तो आपके लिए हर चीज जो है बेसिक लेवल पे हो जाएगी। कैलोरी मतलब मेटाबॉलिज्म, और रिप्रोडक्शन मतलब आप अपने शरीर में खाना डालेंगे ताकि आप में एनर्जी रहे, आप शिकार करें और आप अपनी रेस को रिप्रोडक्शन से आगे बढ़ाएं। भाषा ने ही इंसान को जानवर से अलग किया है। भाषा के ही कारण आज हम कल्पना कर सकते हैं अंतरिक्ष कितना बड़ा है। कोई गया तो है नहीं, मार्स तक जरूर गए हैं हम, लेकिन उसके आगे अंतरिक्ष कितना बड़ा है, वो ब्रह्मांड की कल्पना सोचिए। अगर भाषा नहीं हो तो आप कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए, आपके जीवन में भाषा नहीं है तो भाषा ही इंसान को जानवर से अलग करती है।
भाषा ही इंसान को इंसानियत का स्वरूप देती है। भाषा में ही विज्ञान है, भाषा में ही प्रेम है, भाषा में ही उत्थान है, भाषा में ही टेक्नोलॉजी है। बिना भाषा के कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी की भी अपनी भाषा है। आज जो आप सारा कंप्यूटर, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं, उसकी भी अपनी एक भाषा है। कम्युनिकेशन और भाषा, इनको जोड़िएगा मत, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन मतलब आप खड़े, मैंने आपको यूं किया, आप चले आए, वो कम्युनिकेशन है। बादल गरजे और मैं समझ गया कि बादल बरसने वाले हैं, घनघोर बारिश होने वाली है, वो कम्युनिकेशन है नेचर और इंसान के बीच में। लेकिन सारे विश्व को बता देना कि अभी आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, आप अपनी कैसे सुरक्षा करें, वो भाषा है। और जब उन गरजते हुए बादलों को देख के आपके दिमाग में वो विचार आए जो प्रत्यक्ष नहीं है, और आप कालिदास की तरह मेघदूतम लिख दें, वो साहित्य है। तो जो अक्षर है, ये तो तय हो गया कि भाषा के बिना विचार नहीं, और विचार के बिना जीवन नहीं। विचारों से मुक्ति पाने की भी जो पूरी प्रक्रिया है, जिसको हम लोग स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, या जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, या ध्यान बोलते हैं, वो भी विचारों से ही है। बिना विचार के अध्यात्म नहीं। पतंजलि ने बहुत विचार किया होगा, तभी तो अध्यात्म की खोज हुई। हमारे पुराने ऋषियों ने बहुत विचार मनन के बाद ध्यान किया। विचार, मनन, ध्यान, अध्यात्म। तो जो अक्षर हैं, पर उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो जानवर, हम में और जानवरों में क्या फर्क है? जानवर जो हैं, वो 40-50 से ज्यादा जानवर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट और कोलैबोरेट नहीं कर सकते। इंसान भी नहीं कर सकता था जब तक भाषा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे भाषा पनपी, ये पाया गया कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, होमो सेपियंस हैं, वो लाखों की मात्रा में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट और कोलैबोरेट कर सकते हैं। आज आप देखिए, जब आप एक प्लेन में उड़ते हैं, तो आप देखिए विश्व के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो लोग, जहां आप अपने टिकट की खोज करते हैं, वो लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं जो आपको टिकट देते हैं, उनके साथ जुड़ जाती हैं एयरलाइंस, उनके साथ जुड़ जाते हैं एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले, उनके साथ पूरे नेविगेशन वाले, पायलट्स, पैसेंजर्स। आप एक प्लेन में सफर करते हैं और लाखों लोग आप एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंच जाएं, इसको लेके कोलैबोरेट करते हैं। बिजली की व्यवस्था हो, सरकार चलाने की व्यवस्था हो, डेमोक्रेटिक व्यवस्था हो, जब वोट डालना होता है डेमोक्रेसी में, तो करोड़ों लोग, भारत में 100 करोड़ लोग जाके वोट डालते हैं। ये कोलैबोरेशन सिर्फ भाषा से अगर भाषा नहीं हो तो संभव नहीं। ऐसा नहीं है कि जानवर आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। कई रिसर्चों में यह पाया गया है कि जानवर भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कैसे? जब साइंटिस्टों ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब रिसर्च किया, तो जो बंदर होते हैं, वो जब आकाश की तरफ देख के कुछ एक तरह की ध्वनि निकालते हैं, उससे बाकी सब बंदर समझ जाते हैं कि ऊपर से बहुत बड़ा गिद्ध या बाज आ रहा है, और वो सारे जो है घास फूस में जाके छुप जाते हैं। और जब वो सामने की तरफ देख के, मतलब भूतल की तरफ देख के, जब वो कोई एक तरह की ध्वनि निकालते हैं, तो सारे के सारे जो बंदर हैं वो दौड़ के पेड़ पे चढ़ जाते हैं। इसका मतलब सामने से कोई बहुत बड़ा शेर या भालू या कोई ऐसा जानवर आ रहा है जिससे उनको खतरा है। और ये कम्युनिकेशन की जो व्यवस्था है, ये हर तरह के जानवरों में है। पक्षियों में है, पक्षी तो इंसानों से भी कम्युनिकेट करते हैं। कुत्ते बिल्लियां भी इंसानों से, घोड़े जिनको इंसान ने पाल लिया, वो किसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं। कुत्ता आएगा, आपके पांव खींच के आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, उसको कुछ चाहिए हो तो।
जो कुत्ते घर के बाहर घूमने का वक्त होता है आपको खींच के मालिक को ले जाते हैं, आप उनसे बोलिए बैठ जाओ उठ जाओ, वो करते हैं, पर बड़े कमांड के लेवल पे होता है। पर हम, अंतरिक्ष क्या है, जीवन क्या है? हमने डेमोक्रेसी की रचना की है, हमने राइट्स, ह्यूमन राइट्स की रचना की है, हमने सारे सब्जेक्ट सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब की रचना की है, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रचना की है। आखिर ये सब बिना भाषा के संभव नहीं था। तो इसलिए पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि जितनी भाषा की उन्नति होती है उतनी ही समाज की उन्नति होती है। इंसान ने शुरू किया था रॉक पेंटिंग के साथ, एक दूसरे से बात कहने का तरीका उसने सबसे पहले ड्राइंग्स और पिक्चर बना के किया था। और ये साइंस भी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी, एंथ्रोपोलॉजी भी साबित कर चुके हैं कि इंसान जो है, जो पिक्चरों से समझता है, एक पिक्टोरियल नैरेटिव जो होता है उससे सबसे आसानी से समझता है। इसीलिए रॉक पेंटिंग्स होती थी। इसीलिए बच्चे को हम ए फॉर एप्पल जब सिखाते हैं तो उसमें एप्पल बना होता है ताकि सारी दुनिया में, चाहे जापान हो, चाहे तंजानिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत का एक आदिवासियों का गांव हो, जब वो एप्पल को देखते हैं तो सारा विश्व समझता है ये एप्पल है या सेब है, जो भी उनकी भाषा है, लेकिन समझते एक ही चीज है। नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बड़ी लड़ाई हो जाएगी, लोग एक दूसरे के साथ रह नहीं पाएंगे। अगर प्रेम का अर्थ लोग प्रेम ही ना समझें तो कैसे दुनिया चलेगी? तो भाषा का काम लोगों के भिन्न भिन्न विचारों को एक सूत्र में बांधने का भी है। और जब हम एक सूत्र में भाषा बांधती है, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, चाहे वो कोई भी व्यवस्था हो। अब भाषा बनती है अक्षरों से। अक्षर जो हैं ये यूं मानिए कि ये एक तरह की सार्थक ध्वनि है। ये विश्व है तरंग, वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं। माना जाता है कि जब कुछ नहीं था तो सिर्फ वाइब्रेशन था, और जब इस विश्व में हम भी नहीं रहेंगे, होमोसेपियंस नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, तो सिर्फ वाइब्रेशंस रहेंगे। आज जब हम मार्स में जाते हैं तो वहां सिर्फ वाइब्रेशन से पता चलता है कि वहां क्या स्थिति है। तो ओम, सबसे पहले ओम, वो एक वाइब्रेशन है। अ ओ म, ये एक वाइब्रेशन है जहां से सारी जननी है, समझ लीजिए वहां से गंगा बहती है। तो अक्षर जो है वो एक सार्थक ध्वनि है। इन अक्षरों का जो समूह है वो है एक शब्द। इन शब्दों का जो समूह है जिनको जोड़ते हैं वो है एक वाक्य, और वाक्यों का जो समूह है वो है भाषा। और ये जो भाषा है ये दो तरह से देखा जा सकता है इसको। ये भाषा हमें बताती है एक जो प्रत्यक्ष है और एक जो अप्रत्यक्ष है। तो जिस तरह से एक प्रेमिका के मन में क्या भाव चल रहा है उसके ऊपर पूरा एक काव्य, जिस तरह से कालिदास लिखते हैं, या जैसे ट्रेजेडी के ऊपर शेक्सपियर पूरा का पूरा अपना साहित्य लिखते हैं, उसी तरह से ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है, प्रेम क्या है, ये अंतरिक्ष क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, ये सब भी जो है ये अपने आप में यो मानिए ये भी एक साहित्य है। क्योंकि साहित्य वो है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को साथ लेके चलता है। अगर मैं आपसे कहूं जिस लड़की से तुम प्रेम करते हो वो 72.8% पानी है, ये तो सत्य है, ये एक प्रत्यक्ष बात है क्योंकि इसको नापा जा सकता है। ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है, इसको साबित किया जा सकता है। द गर्ल यू लव इज 72.8% वाटर। लेकिन आप पानी से तो प्यार नहीं करते।
एक बच्चे के लिए एक माँ 72.8% वाटर तो है नहीं, उसके पिता 72.8% वाटर तो है नहीं। हम एक दूसरे के लिए लिवर, इंटेस्टाइन, लंग, हार्ट ये तो नहीं है, उससे ज्यादा है। वो अप्रत्यक्ष है। अब उसे आप एक कहानी बोले। कई बार जब दिल टूटता है यंग लड़के लड़कियों का, तो वो क्या बोलते हैं, यार ऐसा लगता है सब एक सपना था, एक कहानी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब झूठ था। पर घटित तो हुआ है, आपने महसूस तो किया है। आप पे बीती तो है, आप कई रातें सोए भी नहीं है विचारों में। तो ये जो अप्रत्यक्ष है, ये है साहित्य। और समाज जो है वो प्रत्यक्ष से नहीं चलता है, जीवन प्रत्यक्ष से नहीं चलता है, जीवन अप्रत्यक्ष से चलता है। ये मैं आपको 2 मिनट में अभी साबित करके बताता हूं कैसे। आप अपने आसपास जो भी है देख लीजिए। साहित्य क्या है? साहित्य मैं जो आपको सुना रहा हूं एक कहानी तो है। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्या है? ये कहां है प्रजातंत्र? क्या होता है प्रजातंत्र? ये कहानी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक कहानी है। ये कोई फिजिकल ट्रूथ नहीं है। जैसे सूरज निकलता है, चंद्रमा निकलता है, उस तरह से ये राजनीति, ये धर्म, ये दर्शन, ये सब क्या है? ये कहानियां हैं। चांद थोड़ी खूबसूरत है, पर चांद को हम खूबसूरत मानते हैं। जब चांद निकलता है रात को तो हम कहते हैं कितना शीतल है, कितना अच्छा है। उसके ऊपर कविताएं लिखते हैं। जब उसी चांद के प्रतिबिंब, हजारों प्रतिबिंब नदियों में, तालाबों में दिखते हैं, चलती हुई लहर में एक ध्वनि उठती है, उससे जो कविता फूटती, क्या है ये सब? सब कुछ इस विश्व में जो है वो एक कहानी है जो इंसान ने बनाई है, समाज को जोड़ने के लिए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए, इंसान को जानवर से अलग करने के लिए। धर्म एक कहानी है। कहां है भगवान? कौन सा भगवान? क्या भगवान? कहां है वो ईश्वर? किसने देखा है? किसने देखा है मोक्ष? क्या होती है ममता? क्या होती है करुणा? क्या है सक्सेस? कुछ नहीं। जीवन तो पैदा हुए, बड़े हुए, बूढ़े हुए, मर गए, बीच में सांसें ली, बस यही तो है प्रत्यक्ष। लेकिन जब आदमी मरता है तो उसके इर्द गिर्द खड़े होकर लोग उसके जीवन की कहानी बताते हैं। एक गांव से निकले थे, बड़ा संघर्ष किया, बड़े हुए, ये कमाया, लोगों पे दान किया, उपकार किया। कहानियां रह जाती हैं, इंसान चला जाता है। उन कहानियों से प्रेरणा लेते हैं कुछ लोग उससे सीख लेते हैं और जीवन में उस जुड़ते 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 एक महाकाव्य, एक समंदर कहानियों का बनता जाता है और समाज एक दूसरे के साथ जुड़ता जाता है। इसीलिए समाज और साहित्य का वो संबंध है जो सूरज और उसकी रोशनी का है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। बिना साहित्य के समाज हो ही नहीं सकता। भाषा साहित्य से ही एक समाज जाना जाता है। जितनी विकसित भाषा और साहित्य होगा उतना ही विकसित समाज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साहित्य एक समाज की कीर्ति है। उसकी सुगंध है जैसे एक पुष्प की होती है। इसलिए यह समझ लेना कि साहित्य जो है वो
ही एक समाज की आत्मा है। आप जितना साहित्य को कमजोर करेंगे, समाज की आत्मा उतनी कमजोर होगी। और यही कारण है कि आज पूरे विश्व के हर राष्ट्र में लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि साहित्य कमजोर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इंसान को वापस वहीं ले जाना चाहती है जो वो रॉक पेंटिंग्स बनाता था। आज हम हर चीज को मीम और आइकॉन्स के रास्ते पे ला रहे हैं। कविताएं भी जो हैं टूटी फूटी बनने लगी हैं। तो कांच और हीरे में कोई फर्क नहीं है, लेकिन साहित्य, कविता उसको कांच को हीरा बना सकती है, हीरे को कांच बना सकती है। ये इसमें इतनी ताकत है। पर जो साहित्य है, जो भाषा है, ये स्थिर नहीं रह सकता और उसको रहना भी नहीं चाहिए। ये तो एक ज्ञान गंगा है। इसमें राह में आती आती जितने नाले, नदियां, तालाब सब मिलते जाएंगे और अंततः एक विशाल सागर बनेगा। यही इसका स्वरूप है। और इसको हर समय हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि ये स्थिर ना रहे। आज एक ऐसा वक्त चल रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान के उत्थान से ज्यादा तेजी से बढ़ी और ऐसे में साहित्य धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। इंसान जानवरों की तरह बिहेव करने लगा। आप देखिए, लोग मारने पे, मरने पे एक दूसरे के आमादा है। सोशल मीडिया में ही आप देखिए, आप टूटी भाषा लिखें, खराब भाषा लिखें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 140 280 शब्दों में कहां से आप साहित्य लिखेंगे? साहित्य तो तभी बनता है जब धीरे धीरे आप किसी चीज की परतों को खुरेदते खुरेदते उसके मर्म में पहुंचने के पहले रुक जाएं। और वो मर्म क्या है? वो मर्म क्या है, ये आप पढ़ने वाले, समझने वाले की बुद्धि पे छोड़ दें। फिर वो अपना मतलब निकाले। भाई, पूर्णिमा की रात में अपनी प्रेमिका के साथ काव्य कहना, उसकी गहराई में जाना, उसकी परतें निकालना, वो श्रृंगार रस के सारे रूप साहित्य दिखाते दिखाते एक ऐसी जगह पे लाके छोड़ दे जहां पे प्रेम आपके लिए क्या मायने रखता है, इसका आविष्कार या इसकी डिस्कवरी आप स्वयं करें, इसकी खोज आप स्वयं करें। तो साहित्य आपको एक ऐसी जगह ले जाकर छोड़ देगा जहां पे सारे विचार खत्म, दुनिया की आपाधापी खत्म, और वही साहित्य एक आईना की तरह बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा जहां पे आपका असली रूप, असली चेहरा, जापान में कहते हैं व्हाट इज योर ओरिजिनल फेस। जब एक शिष्य पढ़ने जाता है तो उसका गुरु उससे पूछता है व्हाट इज योर ओरिजिनल फेस, तुम्हारा असली चेहरा क्या है? और वो शिष्य उसके जवाब देता रहता है, तब तक देता है जब तक वो पूरी तरह से नग्न अपने सामने नहीं खड़ा हो जाता है, और तब उसको आभास होता है अपने उस असली चेहरे का। जो उसको संसार ने नहीं दिया, जो उसकी आइडेंटिटी नहीं है, जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन नहीं है, जो भारतीय, जापानीज, तंजानियन या अमेरिकन नहीं है, जो किसी का बेटा नहीं है, जो किसी का पति नहीं, जो किसी का भाई नहीं है, एकमात्र एनर्जी है, ऊर्जा है। और वो ऊर्जा किसके साथ जुड़ी हुई है, किस ऊर्जा का वो भाग है, इसको हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के दर्शन में, साहित्य के जरिए हमारे साहित्यकारों ने कई बार इस बात को बताया है, हम किस तरह से एक बहुत बड़ी ऊर्जा के मात्र एक कण है, पर उस कण की ऊर्जा भी उतनी है जितनी इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जिसको आज साइंस ने, फिजिक्स ने भी प्रूव किया है। लेकिन अगर आप फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये बात कभी समझ नहीं पाएंगे, आप 2 लाइन से ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन एक कविता पढ़ लें, एक ऐसे पढ़ लें, एक कहानी पढ़ लें, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ही मैं कहता हूं तत्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि, आपको ये बात समझ में आ जाती है। तत्वमसि मतलब तुम ही भगवान हो,
तुम ही हो खुदा, वो जीसस हो, क्राइस्ट तुम ही हो, ब्रह्म तुम ही हो, ब्राह्मण तुम ही हो, ब्रह्मांड तुम ही हो। बिना साहित्य के संभव नहीं। पर टेक्नोलॉजी के जब फायदे होते हैं, जैसे आप एक फैक्ट्री लगाएं तो आपके यहाँ गाड़ियां बहुत बनेंगी, तेल भी निकलेगा, तरह तरह की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन उससे प्रदूषण जो होगा, उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे गंदगी निकल के जो गंगा में शामिल होगी, उसको साफ करने में भी बहुत हजारों लोगों का यत्न लगता है, कई 100 साल लग जाते हैं। इसी तरह से ये जो नई टेक्नोलॉजी आई इंटरनेट की, सोशल मीडिया की, इसने सबसे पहला जो है इसका जो विक्टिम बनी वो था साहित्य, कविता। साहित्य एक पर्सनल चीज है, मुशायरे होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, पर हर आदमी की अनुभूति अपने हिसाब से होती है। और साहित्य सारे विश्व में कमजोर पड़ने लगा। यही कारण है आप आज बता नहीं सकते कि कौन से वो 5-10 महान कवि हैं आज के समय के, कौन कहानीकार हैं। साहित्य के नाम पे वही फिल्में, बॉलीवुड के गाने और बॉलीवुड की फिल्में या छोटे छोटे पोस्टर्स इंस्टाग्राम वगैरह में, यही साहित्य बन के रह गया है, मिनी स्टोरीज एंड मिनी पोइट्री। और जो बहुत जल्दी लोगों को उकसा दे, किसी तरह से लोगों को प्रवोक कर दे, उसी को हमने साहित्य मान लिया है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि साहित्य स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि भाषा स्थिर नहीं है। यह ज्ञान गंगा है, ये थोड़े वक्त के लिए बांध बना के इसको आप रोक तो सकते हैं, लेकिन जब प्रकृति अपनी बारिश लेके आएगी तो बड़े बड़े बांध टूटते हैं और फिर एक बार प्रवाह निकलता है। तो इसका बीड़ा भी समाज को ही उठाना था कि किस तरह से उस साहित्य को, भाषा की उन्नति को, भाषा के विकास को, किस तरह से साहित्य को फिर से आम जिंदगी में लोगों तक लाया जाए, ताकि जो टूटने का काम है, जो एक परस्पर कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन का काम है, जो कमजोर पड़ता जा रहा था ग्लोबलाइजेशन के बावजूद, उसको कैसे उन तारों को जोड़ा जाए, कैसे उस वीणा के तारों को एक बार फिर से गूंथा जाए, ताकि उसमें फिर से सरस्वती का गान निकल सके। ये काम करने का बीड़ा अमित जी ने, गाथा ने उठाया। मैंने शुरू में कई लोगों को बताया, उनने कहा रे ऐसा कैसे होगा भाई, कौन आज की तारीख में कविता पढ़ता है, कौन सुनना चाहता है। पर टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जा सकता है एक अच्छे काम के लिए, इसका यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज वक्त नहीं है, लोग गाड़ियों में बैठे हुए हैं, किताब तो नहीं पढ़ सकते भाई। पहले 1.5-2 घंटे फ्री रहते थे, अब कार में बैठे हैं, फ्री नहीं होते। तो ठीक है, आप उसमें सुनिए, ऑडियो में सुनिए। आप वॉक करते हैं, कान में लगा के सुनिए। आप अपना कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में आपके बजता रहता, आप सुनते रहिए। एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, नहीं समझेंगे, कभी ना कभी तो आपके कान में वो शब्द, वो जल तरंगे, वो सारे रस, कब तक उन रसों से बचेंगे। तो तभी मेरे को लगा था कि ये जो प्रयत्न है ये धीरे चल सकता है, लेकिन ये जाएगा बहुत दूर। और आज जब 2 साल पूरे हुए हैं गाथा के, तो मैं बहुत आनंदित हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है, मैंने कई भाषणों में यह बात बोली है कि यह मत सोचिए कि जो यंग बच्चे हैं, जिसको हम जेन जी बोलते हैं, इनकी साहित्य में रुचि नहीं है। अगर आप बच्चे को दूध पिलाओगे ही नहीं, वो दूध चखेगा ही नहीं, तो उसके कैसे स्वाद आएगा। जिस बच्चे को मां दाल खिलाएगी नहीं बना के, जिस बच्चे को पिता उठा के फेंकेगा नहीं, तब तक वो बच्चा किलकारी मारेगा कैसे।
और मैंने अपनी जब फिल्म बनाई थी ताशकंद फाइल, तब भी यही बात हुई थी। लोगों ने कहा था लाल बहादुर शास्त्री में किसको इंटरेस्ट है। आज की जनरेशन तो उन्हें जानती नहीं है, क्यों सुनेगी ये बात। लेकिन लोग शायद ये भूल जाते हैं कि लोग सुनी सुनाई कहानियों से ज्यादा जो कहानी नहीं जानते हैं उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। और ये जो नई जनरेशन है बहुत स्मार्ट है। कहानी इंसान की जरूरत नहीं है, कहानी ही जीवन है। क्योंकि हजारों सर्वेज हुए हैं, आपकी जिंदगी में 98%, 99% आप ध्यान कर लीजिए, जो चीजें आपको याद रहती हैं, जिस चीजों में आपको आनंद आता है, जिसको हमारे यूपी में पंचायत कहते हैं, अंग्रेजी में गॉसिप कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। और गॉसिप ही स्टोरी है। आपस में बातचीत, उसमें छुपी हुई कई सारी लेयर्स, वो भाव, वो रस, वो प्रेरणा, यही जीवन है। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि ये जो प्रयास है, ये एक अद्भुत प्रयास है। और इसकी कामयाबी का जिम्मा सिर्फ अमित या उनके साथ काम करने वाले लोगों का नहीं होना चाहिए, इसका जिम्मा हम सबका होना चाहिए। मेरे यहां तो किताबें ही भरी हुई हैं। मैं तो दिवाली में भी लोगों को किताबें ही भेजता हूं साहित्य की। मेरा जो आते हैं यंग लड़के लड़कियां, मैं उनको कोई ना कोई किताब उठा के दे देता हूं। ये पुण्य का काम है, ये पुण्य का काम हम सबको करना चाहिए। और आज साहित्य की सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा से ज्यादा आवश्यक है। साहित्य की सुरक्षा, साहित्य की उन्नति, साहित्य में अपना योगदान देना। योगदान जो है सिर्फ लिखने से नहीं होता है, सुनने से भी होता है, पढ़ने से भी होता है। और साहित्य हमेशा भारत में तो माना गया साहित्य दो तरह का होता है, लिखित और कथित। इसीलिए आप देखिए हमारे यहां सारे वेद जो हैं सारे के सारे कथित हैं। जहां लिखित खत्म होता है वहां कथित चालू होता है, जहां कथित खत्म होता है वहां लिखित चालू होता है। इन दोनों का मिश्रण, इनको अलग अलग ना करें। ये मत सोचिए कि ऑडियो में है इसलिए अलग है, ये लिखित है इसलिए ये ज्यादा प्रमाणित है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको आप बांटे नहीं, बल्कि इन जब आप सुने, यह आपका योगदान है। जब आप किसी और को इसके बारे में बताएं, यह आपका योगदान है। साहित्य की सेवा सही मायने में इंसानियत की सेवा है। साहित्य की सेवा ही गुरु की सेवा है। साहित्य को समर्पण ही ईश्वर को समर्पण है। ईश्वर मतलब हमारे यहां तो जिसको हम गॉड कहते हैं अंग्रेजी में, उसके 3 नाम है, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान। ईश्वर मतलब जिसका ऐश्वर्य है। और साहित्य के बिना ब्रह्म नहीं। तो साहित्य की आराधना ईश्वर की आराधना है। इसी को मानते हुए मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और ईश्वर करे हम सब इस नेक कार्य को काफी आगे लेके जाएं, इसको काफी सफल बनाएं, क्योंकि इसकी सफलता में ही मानवता की सफलता है। और यही हमारा धर्म है। साहित्य ही सनातन है, सनातन ही साहित्य है। धन्यवाद, नमस्कार।